नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम सवाल नंबर 7 नामा के मूल तत्वों में सवाल नंबर 7 के बारे में अभ्यास करेंगे। कक्षा 12 अकाउंट में साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु में पिछले लेक्चर में हमने छठा सवाल देखा था। अब हम सातवें सवाल के बारे में अभ्यास करेंगे। मित्रों, सातवें सवाल में पहले सब समायोजन दिए हुए और उसके बाद पक्की तलपट दी है। तो यहाँ पे अब आपको क्या क्या एंट्री प्रारंभिक करनी है वो मुझे आपको पता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में थोड़ा बहुत लिख दिया है कि जिसके कारण हम टॉपिक के बारे में ज्यादा समझा पाए। और आवश्यक जो सूचना है, गणना है, वो मैंने पहले से की हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे पक्की तलपट देखिए। तो पक्की तलपट में मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या लिखना है। तो सबसे पहले पूंजी खाता। तो पूंजी खाता में देखो कितने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा है 85,000, आगे 64,000 और 71,000, ये तीनों की पूंजी दी हुई है। उसके बाद रोकड़ खाता की शेष देखे तो 36,000 दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे 36,000। आगे देखे तो पूंजी दायित्व पक्ष में आपको देखना है कि अनामत जो मैंने 7 कहे थे उसमें से कौन कौन से अनामत है। तो यहाँ पे आपको 2 अनामत दिए गए हैं। पहला है विनियोग वृद्धि कमी फंड। तो मैंने कहा था कि 7 फंड में से 2 फंड ऐसे हैं कि जिसका उपयोग किया जाता है। एक है विनियोग कमी वृद्धि फंड और दूसरा है कारीगर मुआवजा फंड अनामत। तो ये दोनों में से कोई उपयोग होता है तो पहले आपको देखना है। तो समायोजन में देखें तो विनियोग के बारे में कुछ कहा है। तो पॉइंट नंबर 3 देखो, विनियोग की बाजार कीमत रुपये 40,000 है। इस कीमत से विनियोग सिद्धि ले जाएगी। तो विनियोग की बाजार मूल्य 40,000 है और पक्की तलपट में देखो विनियोग कितने के थे, 60,000 के। 60,000 की वैल्यू 40,000 हो गई, यानी कि नुकसान 20,000 हुआ। अब नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारे पास वृद्धि कमी फंड है। नुकसान 20,000 का हुआ और फंड हमारे पास 15,000 का है। तो कितने कम है, यानी कि 5,000 कम है। तो विनियोग खाता 5,000 पुनः मूल्यांकन खाता के उधार पक्ष में लिखेंगे। तो यहां मैं लिख दूं विनियोग खाता। विनियोग खाता कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 5,000। क्यों? क्योंकि 20,000 का नुकसान है, उसमें हमारे पास 15,000 का फंड है, इसीलिए 5,000 की आवश्यकता है। तो पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में लिखेंगे। और विनियोग जो है वो पीढ़ी में नहीं रहता, कोई साझेदार है वो ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है? तो सिद्धि ले जा रही है। तो सिद्धि के पूंजी खाता के उधार पक्ष में लिखेंगे विनियोग खाता। कोई साझेदार कोई संपत्ति ले जाए तो उसके कारण उसकी पूंजी कम होती है, तो उधार पक्ष में लिखेंगे। तो कितने में ले गई? वो 40,000 में। कौन? सिद्धि। तो सिद्धि के कॉलम में लिखेंगे 40,000। आगे देखें तो दूसरा अनामत कारीगर मुआवजा फंड। तो मित्रों, कारीगर मुआवजा का दावा कितना है? तो 7,000 है। तो आपको याद रखना है जब भी दावा दिया है तब उसको दायित्व पक्ष में लिखेंगे कारीगर मुआवजा दावा। तो दावा कितने का है? तो मित्रों, दावा जो है वो 7,000 का है। किसी कारीगर ने दावा किया 7,000 का। हमारे पास फंड कितना है? तो 17,000 का। 17,000 में से 7,000 घटाएंगे तो बाकी रहेंगे 10,000। तो जो 10,000 बाकी है उसे पूंजी खाता के जमा पक्ष में बांट देंगे। तो यहां लिखे कारीगर मुआवजा फंड। तो मित्रों, कारीगर मुआवजा फंड जो 10,000 है वो 10,000 को पुराने प्रमाण में बांटना है, यानी कि 5:3:2 में बांटना है। तो यहां आएगा 5,000, 3,000 और 2,000। मित्रों, कैसे बांटना है वो मैंने आपको समझाया कि अगर 10,000 है तो यहाँ कुल प्रमाण 10 होता है, तो 10,000 बट्टे 10 करो तो 1,000 आएगा। गुणे 5 बराबर, 3 बराबर, 2 बराबर करोगे तो ये तीनों की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखें
तो दोनों फंड की बात हो गई। अब सामने की ओर देखो, संपत्ति लेना में ख्याति पुरानी है नहीं है, विज्ञापन अभियान खर्च नहीं है, लाभानी की उधार शेष नहीं है और संशोधन विकास खर्च भी नहीं है, यानी कि यहाँ कुछ भी बांटा नहीं जाएगा। अब आपको समायोजन में जाना है, तो समायोजन में पहला पॉइंट है नया प्रमाण। मित्रों, जब भी आपको नया प्रमाण दिया जाए तब पुराने प्रमाण और नए प्रमाण की तुलना करके आपको लाभ का प्रमाण ज्ञात करना है। तो लाभ का प्रमाण कैसे ज्ञात करें उसके बारे में मैंने टिप्पणी लिखी हुई है। तो पुराना प्रमाण 5:3:2 है, नया प्रमाण 2:3 है। यहाँ पे S निवृत्त यानी कि सिद्धि निवृत्त हो रही है। लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग, तो V त्याग कर रहा है और L लाभ कर रहा है। मित्रों, जिसको लाभ हो रहा है वो ख्याति चुकाएगा और जो त्याग कर रहा है उसे ख्याति प्राप्त होगी। तो यहाँ V त्याग कर रहा है और L लाभ प्राप्त कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसको 12,000 चुकाना है, लेकिन 12,000 कौन चुकाएगा? जिसको उसके कारण लाभ होता है वो। लेकिन यहाँ जो पुराने दो साझेदार है जो चालू पीढ़ी में रहने वाले हैं वो दोनों को लाभ नहीं हो रहा, उसमें से एक साझेदार त्याग कर रहा है, मतलब उसे त्याग जितनी ख्याति उसे भी मिलेगी। तो जो साझेदार निवृत्त हो रहा है उसकी ख्याति लाने के लिए आपको ख्याति का मूल्यांकन दिया हुआ है। देखो सेकंड पॉइंट में दिया है ख्याति का मूल्यांकन 60,000। तो यहाँ लिखा S के भाग की ख्याति 60,000, S का भाग यहाँ देख सकते हो 2, तो टोटल 10 यानी 2/10 के हिसाब से 12,000, यानी कि S को 12,000 चुकाना है। कौन चुकाएगा? तो V और L, लेकिन यहाँ L लाभ कर रहा है तो सिर्फ L ही चुकाएगा, V चुकाएगा नहीं, उसको प्राप्त होगी। V त्याग कर रहा है मतलब V को उसके त्याग जितनी ख्याति उसे भी मिलेगी, तो V के त्याग जितनी ख्याति, तो 60,000 गुणे 1/10 बराबर 6,000। तो ये दोनों को ख्याति कौन चुकाएगा? तो L, क्यों सब लाभ उसे प्राप्त होता है इसीलिए। तो L के पूंजी खाता उधार, S के पूंजी खाते का, V के पूंजी खाते का। मित्रों, आपको प्रवेश चैप्टर हो या निवृत्ति का, आपको ये याद रखना है कि लाभ करने वाला उधार होगा और त्याग करने वाला जमा होगा। तो इसकी खतौनी करनी है तो L के पूंजी खाता के उधार पक्ष में ये दोनों नाम लिखे जाएंगे। तो यहां लिखेंगे S के पूंजी खाता, S के पूंजी खाता, और दूसरा है V के पूंजी खाता, V के पूंजी खाता। ये दोनों को ख्याति कौन चुकाएगा? तो वो है L। तो L के कॉलम में लिखेंगे 12,000 और 6,000। तो ये उधार लिखा। अब जमा पक्ष में लिखेंगे L के पूंजी खाता, L के पूंजी खाता, यानी कि जिन लोगों को मिल रहा है उसके पूंजी में वो ऐड हो जाएगा। तो S को मिल रहा है, S को 12,000 मिल रहा है, S 12,000, तो उसके कॉलम में 12,000 लिखेंगे। और दूसरा है V, तो V को मिल रहा है 6,000। कौन चुका रहा है? ये दोनों को, तो L, इसलिए उसकी पूंजी कम हुई, ये दोनों की पूंजी में वृद्धि हुई। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, विनियोग की बाजार मूल्य 40 है, वो पॉइंट आ गया। देनदारों में से 3,000 डूबत ऋण अपलिखित कीजिए और 5% डूबत ऋण अनामत रखिए। तो सबसे पहले देखना है कि देनदार कितने हैं। मित्रों, देनदार वो चालू संपत्ति है तो उसको नीचे की ओर लिखना है। तो यहां मैं लिखूं देनदार। तो किताब में देखो कि देनदार कितने के हैं। तो देनदार आपको 23,000 के दिए हुए हैं। उसमें से सबसे पहले आपको क्या माइनस करना है? डूबत ऋण। तो यहां लिखिए डूबत ऋण। तो डूबत ऋण कितना दिया हुआ है? तो डूबत ऋण आपको दिया हुआ है 3,000। तो 20,000 में से 3,000 घटाएंगे तो आएगा 20,000, और उसमें से माइनस डूबत ऋण अनामत। तो डूबत ऋण अनामत कितना? तो 5% है, यानी कि 20,000 के 5% करोगे तो 1,000 आएगा। तो बाहर के कॉलम में आएंगे 19,000। आगे अब डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत वो दोनों पुनः मूल्यांकन के उधार पक्ष में लिखेंगे।
तो यहां लिखे डूबत ऋण। तो डूबत ऋण कितना है? तो डूबत ऋण है 3000, तो यहां मैं लिख दूं 3000। लेकिन डूबत ऋण अनामत पहले था, वो देखो, तो हाँ था, डूबत ऋण अनामत पहले कितना रखा हुआ था? 4000, और हमें कितना रखना है? 1000, यानी कि पहले से अनामत 4000 था, लेकिन रखना है सिर्फ 1000, यानी कि 3000 अधिक है। तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में लिखेंगे डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत कितना? तो यहाँ लिखेंगे 3000। तो इस प्रकार दोनों की एंट्री हुई। अब आगे देखें, तो आगे कहा है बही में दर्शाए स्टॉक की कीमत उसकी लागत की अपेक्षा 1000 अधिक आंकी गई। अधिक यानी कि कम करना है, तो यहाँ स्टॉक लिख दे। स्टॉक कितना कम करना है? तो बोले 1000, तो यहाँ लिख दे 1000, और स्टॉक का जो मूल्य है उसमें से 1000 घटा देंगे। तो स्टॉक कितना है? तो स्टॉक आप देख सकते हो 35000 है, उसमें से 1000 घटा दे तो हो जाएगा 34000। तो स्टॉक अब कितना हो गया? 34000 हो गया। आगे का पॉइंट देखे, कारीगर मुआवजा का दावा वो आ गया। सिद्धि को 12000 रोकड़ चुकानी है। मित्रों सिद्धि को रोकड़ चुकानी, तो यहां मैं लिख दू रोकड़ खाता। रोकड़ खाता कितनी चुकानी है? तो 12000। तो रोकड़ खाता में उसके कॉलम में लिखेंगे 12000। तो धंधे में से रोकड़ गई, तो यहां लिखेंगे एस के पूंजी खाता। एस के पूंजी खाता, धंधे में से हमने 12000 नकद एस को चुकाई। इसका मतलब ये हुआ उसकी जो बाकी की वैल्यू है वो पीढ़ी में लोन के हिसाब से रहेगी। तो यहां मैं लिख दूं एस की लोन, और जो भी रकम आएगी वो यहाँ लोन के हिसाब से रखेंगे। और लोन की दूसरी एंट्री यहाँ आएगी एस की लोन। तो दोनों जगह पे लिख दे, जब वैल्यू आएगी तब उसमें लिख देंगे। आगे देखें एस की लोन। अब पक्की तलपट में आपको देखना है जो एंट्री बाकी है उसको हम लिख दे। तो यहाँ पे संपत्ति लेना में देखो जमीन मकान तो बाकी है, तो यहाँ लिख दे जमीन मकान। जो संपत्ति और दायित्व में परिवर्तन नहीं है उसको वैसे ही लिखना है। तो जमीन मकान 1,30,000, यंत्र 70,000, विनियोग तो विनियोग हमने दे दिए, स्टॉक आ गया, देनदार आ गया, और रोकड़ तो यहाँ लिख दे रोकड़ ऑब्लिक बैंक, या तो सिर्फ रोकड़ भी आप लिख सकते हो। जब भी वो टोटल आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अब कोई एंट्री बाकी है नहीं, तो अब हम ये सबका टोटल करेंगे। तो टोटल देखें तो यहाँ पे टोटल होगा 8 और 1 9, 9000। 9000 में से 3000 को घटाएंगे, 9000 में से 3000 को घटाने से आएंगे 6000। तो मित्रों जमा पक्ष में डिफरेंस आए उसे कहेंगे हानि। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता। तो पूंजी खाता पुराना प्रमाण तीनों का कितना था? तो पुराना प्रमाण 5:3:2 के प्रमाण में यहाँ बांटेंगे। तो साझेदार के नाम है वी, एल और एस, तो ये तीनों के प्रमाण में बांटेंगे। तो आएगा 3000, 1800 और 1200। और हानि है उसके कारण उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे आएगी क्योंकि पूंजी कम हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। ब्रैकेट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे हानि। हानि कितनी हुई? तो 3000, 1800 और 1200। 1800 और 1200। अब क्या करना है? जो साझेदार निवृत्त होता है उसका टोटल सबसे पहले करें। तो यहाँ पे इसका टोटल करें तो होगा 85,000, 85,000। तो 85,000
उसमें से ये घटाएंगे 40,000, 1200 और 12,000, तो यहाँ आएगा 31,800। मित्रों इसका मतलब ये हुआ कि उसे 12,000 रकम चुकाने के बाद भी उसकी लोन रहती है 31,800। तो यहाँ लोन के सामने लिख दे 31,800 और यहाँ लिख दे 85,000। अब जो दो साझेदार है उसका टोटल करें तो यहाँ पे आएगा 96,000 और बाजू में आएगा 67,000, 67,000। यहाँ पे 96,000 और आएगा 67,000। अब इसमें से इन दोनों को, इस एंट्रियों को घटाएंगे तो आएगा, यहाँ आएगा 93,000 और बाजू में आएगा 47,200। तो मित्रों ये आई शेष आगे ले गए यानी कि अंतिम पूंजी, उसको यहाँ लिख दे तो 93,000 और 47,200। तो ये दोनों का टोटल होगा 1,40,200। अब पूंजी खाता का, रोकड़ बैंक का टोटल करें तो यहाँ आएगा 36,000। अब 36,000 में से 12,000 जाएंगे, आएंगे 24,000। 24,000 यहाँ रोकड़ बैंक के सामने लिख देंगे 24,000। अब मित्रों सभी एंट्री हो चुकी है या बाकी है, तो आपको पूंजी दायित्व पक्ष में देखना है, अभी कई एंट्री लिखनी बाकी है। तो पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजी आ गई, विनियोग कमी वृद्धि फंड आ गया, कारीगर मुआवजा फंड वो भी आ गया, लेकिन लेनदार और प्रोविडेंट फंड दोनों बाकी है। लेनदार और प्रोविडेंट फंड लिखना बाकी है। तो लेनदार है 56,000 और प्रोविडेंट फंड है 42,000। तो इस प्रकार हर एक की एंट्री हो गई। अब इसका टोटल करें तो टोटल आएगा 2,77,000, 2,77,000, 2,77,000। तो इस प्रकार ये सवाल यहाँ पे खत्म हुआ। मित्रों ये सवाल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके जैसे सवाल जो भी उदाहरण में है, आपको जो भी समझ में आते हैं वो आपको अपने आप हल करना है, और जब भी स्कूल खुलेगी तब वो चौपड़ा लिखा हुआ आपको मुझे दिखाना है। धन्यवाद।